हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रोहित पेनुली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे। हम क्लास 8th साइंस कर रहे हैं और आज हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके चैप्टर से, ठीक है ना, जो आपके एग्जाम्स में भी आ सकते हैं और आपके एग्जाम्स के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है ना। तो उन्हीं की बात हम करेंगे, है ना। तो आज हम बात करेंगे आपके चैप्टर नंबर 6 है जो कंबशन एंड फ्लेम, उसके क्वेश्चंस हम करेंगे, ठीक है ना। तो उन्हीं क्वेश्चंस को करने के लिए चलेंगे बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। हम बात करेंगे आपके चैप्टर जो है आपका कंबशन एंड फ्लेम, है ना। इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है उसके बारे में हम देखते हैं कि किन किन तरीके से आप उन्हें कर सकते हैं, ठीक है ना। चैप्टर का नाम है कंबशन एंड फ्लेम। कंबशन एंड फ्लेम, ठीक है ना। ये चैप्टर का आपका नाम है कंबशन एंड फ्लेम। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है, पहला क्वेश्चन है नेम द मोस्ट कॉमन फ्यूल, नेम द मोस्ट कॉमन नेम द मोस्ट कॉमन फ्यूल यूज्ड इन होम्स, यूज्ड इन होम्स, ठीक है। जो बहुत ही कॉमन फ्यूल हम जो अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। तो कंबशन एंड फ्लेम आपने चैप्टर पढ़ा है, हमने समझाया था आपको होता क्या है ना। तो फ्यूल हम जनरली बात करते हैं जो अपने हम घरों में यूज करते हैं, मोस्ट कॉमन, है ना। तो वो क्या है आपका एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, है ना। गैस एक तरीका का फ्यूल है। आपको बताया था कि फ्यूल क्या होते हैं जो जिनका कंबशन हो सके। कंबशन का मतलब कि जब आप उनको बर्न करें तो बर्न करने से उन पे क्या क्या चीजें निकलती है, तो उसे हम क्या कहते थे, कंबशन कहते थे, ठीक है ना। जैसे कि हम देखते थे कि भाई कार्बन का कंबशन होता है तो कोई आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका कंबशन होता है तो क्या क्या निकलती थी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती थी, हीट निकलती थी, लाइट निकलती थी, वाटर निकलता था। तो ये सारी चीजें, ठीक है ना। तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी कहा जाता है इसको। तो ये मोस्ट कॉमन फ्यूल है, अपने घरों में हम इस्तेमाल इसी को करते हैं खाना बनाने के लिए, ठीक। चलिए दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर्स, द मोस्ट कॉमन नेम द मोस्ट कॉमन नेम द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर। मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर, है ना। तो मोस्ट कॉमन जो फायर एक्सटिंग्विशर है जो हम यूज करते हैं वो क्या है, वाटर, है ना। वाटर आप बहुत ही कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर है। जनरली आप देखते हैं जब आग वगैरह लग जाती है तो हम क्या छिड़कते हैं, पानी छिड़कते हैं ताकि उसको कंट्रोल में लाया जा सके। आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी जो फायर एक्सटिंग्विशर वैन्स होती है वो यही करते हैं। उनके वैन में क्या रहता है, बहुत पानी भरा रहता है और बड़ी फोर्स से, काफी फोर्स से वो पानी को क्या करते हैं, उस जगह पे, पर्टिकुलर जगह पे जहाँ पे आग लगी है उसको को क्या करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं आग बुझाने के लिए, ठीक है ना। तो ये था आपका दूसरा। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द स्टेट्स in which a fuel may exist, what are states in which a fuel may exist, ठीक है। What are the states in which a fuel may exist, फ्यूल आपका एग्जिस्ट करता है तो कौन कौन से स्टेट है। तो जो फ्यूल है वो आपका सॉलिड में भी आपको देखने को मिलता है। सॉलिड में जैसे कि आपका कोयला हो गया, है ना। कोयला भी एक तरीका का फ्यूल है, आप जब उसको बर्न करते हैं तो उससे हीट और लाइट निकलती है ना। तो वो सॉलिड फॉर्म में हो गया। लिक्विड फॉर्म में आपका
किस तरह का, जैसे हम बात कर रहे हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, है ना, इसे गैसेस फॉर्म में भी। तो जो फ्यूल है वो आपका तीनों फॉर्म में होते हैं। वो आपका सॉलिड फॉर्म में भी आपको देखने को मिलता है, लिक्विड फॉर्म में भी हमें देखने को मिलता है, और गैसेस फॉर्म में भी। तो सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैसेस में भी, तीनों स्टेट में आपको फ्यूल देखने को मिलेगा। ठीक है ना। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है, नेम एनी टू कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। नेम एनी टू combustible name any two combustible substances। दो combustible substances के बारे में बताइए। नेम एनी टू combustible substances। combustible substances क्या होते हैं उनके बारे में बताइए। तो दो का नाम हमें बताना है, तो जैसे चारकोल हो गया, है ना, चारकोल combustible substance है, चारकोल हो गया, वुड हो गया। तो ये दो कंबस्टिबल है ना। आपको बताया था कंबस्टिबल जिनका कंबशन हो सके, जो क्या बर्न होके आपका कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट और लाइट दे सके, उन्हें हम कंबस्टिबल सब्सटेंसेस कहते थे। तो चारकोल, वुड आपके दो तरह के कंबस्टिबल। अब जब आपसे पूछा जाए कि स्टोन, क्या स्टोन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस है, तो नहीं, स्टोन कंबस्टिबल सब्सटेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसको आप जलाओगे तो जलेगा नहीं ना, है ना। तो इससे लो कंबस्टिबल सब्सटेंस की कैटेगरी में नहीं आता। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन नंबर 5, डस मैग्नीशियम प्रोड्यूस हीट एंड लाइट ड्यूरिंग इट्स कंबशन। डस मैग्नीशियम प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। डस मैग्नीशियम प्रोड्यूस हीट एंड लाइट during its combustion। during its combustion does magnesium produce heat and light during its combustion। क्या मैग्नीशियम हीट और लाइट देता है अपने कंबशन के दौरान? तो हाँ, बिल्कुल देता है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा यस, है ना। तो मैग्नीशियम क्या करता है? हीट और लाइट को प्रोड्यूस करता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। which acts as a fuel for our body। हमारी बॉडी के लिए क्या फ्यूल एग्जिस्ट करता है ना। फ्यूल आपको बताया था ना, जो बर्न करके आपको क्या दे, एनर्जी टाइप की दे, हीट। क्योंकि हीट और लाइट दे रहा है, आप देख रहे हैं कि आप कोयले को जला रहे थे, हीट और लाइट, और आपको पता है कि हीट एंड लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी का ही फॉर्म है ना। तो हमें हमारी बॉडी के लिए फ्यूल क्या है, जिसको हम खा के हमें एनर्जी मिलती है डे टू डे लाइफ के काम करने में, सारे काम करने में। तो हमारे लिए जो फ्यूल है वो क्या है? फूड है। हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद वो खाना क्या होता है? कंबस्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और देन वो हमें क्या देता है? एनर्जी देता है, जिससे हमारे जो बॉडी सेल्स है वो वेरियस फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जो उनके फंक्शंस हैं, है ना। तो इस वजह से फूड क्या करता है? हमारी बॉडी के लिए एक तरीके का फ्यूल का काम करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव टू examples of non-combustible। Give two example of non-combustible। गिव टू एग्जाम्पल ऑफ नॉन कम्बस्टिबल। दो एग्जाम्पल बताना है आपको ऐसे सब्सटेंस जो कि नॉन कम्बस्टिबल है ना। तो एक तो वाटर हो गया, वाटर नॉन कम्बस्टिबल है। सैंड हो गया, ये भी अब आप इनको कम्बस्टिबल करने की सोच रहे हैं, तो आप करके देखिए, तो ये कम्बस्टिबल नहीं होंगे, है ना। तो इस वजह से वाटर और सैंड के आपके दो आपके नॉन कम्बस्टिबल सब्सटेंस की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 8, हाउ आर हीट एंड लाइट produced in the sun। how are heat and light produced in the sun।
हाउ आर हीट एंड लाइट प्रोड्यूस्ड इन दी सन। हीट और लाइट आपकी सन में कैसे प्रोड्यूस होती है ना। हाउ आर हीट एंड लाइट प्रोड्यूस इन दी सन। तो आपका आंसर है कि सन में जो हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है वो न्यूक्लियर रिएक्शन के कारण होती है ना। न्यूक्लियर रिएक्शन होती है वहां पे, इस वजह से हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है। इन सन हीट एंड लाइट, in sun heat and light are produced, in sun heat and light are produced by nuclear reaction, produced by nuclear reaction। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन के कारण हीट और लाइट इसमें प्रोड्यूस की जाती है, होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अगला क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, वेयर वर matchsticks where were matchsticks first used। जो मैच स्टिक थी सबसे पहले किधर यूज हुई थी। तो सबसे पहले जो मैच स्टिक थी वो आपकी कहाँ यूज हुई थी, इजिप्ट में। इधर इजिप्ट में, ठीक है ना। सबसे पहले मैच स्टिक हुई थी इजिप्ट में, यूज हुई थी आपकी। ठीक है ना, इजिप्ट में सबसे पहले मैच स्टिक यूज हुई, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, what are three essential requirement what are three essential requirement for combustion। essential requirement for combustion के लिए तीन बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं, अगर ये नहीं होंगी तो combustion is not possible। तो क्या वो तीन चीजें हैं जो आपकी काफी महत्वपूर्ण है, वो हमें बतानी है ना। तो एक तो सबसे पहले तीन चीजों में सबसे पहला जो है वो है आपका फ्यूल। एक तो फ्यूल होना चाहिए, कंबशन के लिए फ्यूल होना चाहिए। ठीक है ना, फ्यूल। दूसरी क्या है, एयर होनी चाहिए। एयर क्या करती है, सप्लाई करती है ऑक्सीजन। एयर क्या करती है, ऑक्सीजन को सप्लाई करती है, कि बिना ऑक्सीजन के कंबशन पॉसिबल नहीं है। आप अगर किसी रूम में वैक्यूम क्रिएट करें, मतलब एयर हटा दें वहां से, और फिर आप एक मोमबत्ती जलाने की कोशिश करें या माचिस जलाने की भी कोशिश करें, तो वो नहीं जलेगी, क्योंकि वहां पे एयर, ऑक्सीजन है ही नहीं मौजूद। ठीक है ना, तो एयर बहुत ही जरूरी है जिसमें कि ऑक्सीजन सप्लाई होनी चाहिए। ठीक है ना। और तीसरा जो है हीट क्या करती है, टू रेज द टेम्परेचर of the fuel, to raise the temperature of the fuel beyond the ignition temperature, ठीक है ना। इग्निशन टेम्परेचर आपको बताया था क्या होता है। इग्निशन टेम्परेचर वो मिनिमम टेम्परेचर जो किसी भी सब्सटेंस को बिल्कुल चाहिए है ना। अगर उससे नीचे टेम्परेचर होगा तो सब्सटेंस क्या करेगा, जलेगा ही नहीं, है ना, कंबस्टिबल ही नहीं होगा। तो आपको मिनिमम टेम्परेचर वहां पे लेके आना है ताकि वो सब्सटेंस आपका कंबस्ट हो। तो ये तीन ही बहुत महत्वपूर्ण चीज है। सबसे पहला फ्यूल होना चाहिए किसी भी कंबस्टिबल सब्सटेंस को जलने के लिए, है ना। अगर वो फ्यूल नहीं है, जैसे अगर सपोज आप किसको जला रहे हैं, स्टोन को जला रहे हैं या वाटर को आप कंबस्टिबल कर रहे हैं, तो वो होगा ही नहीं क्योंकि वो फ्यूल है ही नहीं। दूसरी बात एयर होनी चाहिए क्योंकि वो ऑक्सीजन सप्लाई करती है। तीसरी बात हीट होनी चाहिए वहां पे, और इतनी हीट होनी चाहिए कि वो उसके इग्निशन टेम्परेचर से ऊपर टेम्परेचर लेके चले जाए, है ना। तो ये तीन बातें हैं इससे रिलेटेड, कंबस्टिबल सब्सटेंस
कंबशन प्रोसेस होने के लिए। ठीक है ना। ठीक, अगला क्वेश्चन था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ फोस्फोरस। ठीक है, जो फोस्फोरस है, फोस्फोरस का आपको इग्निशन टेम्परेचर बताना है। तो फोस्फोरस का जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो होता है आपके पास 25 डिग्री सेल्सियस। कितना? 25 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो अगर आप फोस्फोरस को आपको क्या करना है, बर्न करना है, कंबस्टिबल करना है, तो इतना टेम्परेचर होना चाहिए। आप देखते हैं कि आपके पास जो मैच स्टिक होती है, मैच स्टिक, है ना, उस मैच स्टिक में फोस्फोरस भी कई कई काइंड के होते हैं, रेड फोस्फोरस, व्हाइट फोस्फोरस। तो मैच स्टिक में क्या रहता है आपका रेड फोस्फोरस, आपने देखा होगा माचिस की तिल्ली के आगे आपको रेड रेड सा दिखाई देता है ना, तो वो क्या है, रेड फोस्फोरस है। तो मिनिमम रूम टेम्परेचर आप देखते हैं कि जो मिनिमम रूम टेम्परेचर होता है वो नॉर्मली 25 से 30 के आसपास होता है। तो इतना अगर आपके पास है टेम्परेचर तो मैच स्टिक क्या कर जाएगी, बर्न कर जाएगी, कंबस्टिबल हो जाएगी, वरना नहीं होगी। ठीक है ना। तो ये एक बात है इससे रिलेटेड। ठीक है ना। चलिए, तो इतना टेम्परेचर फॉस्फोरस को होने के लिए बिल्कुल चाहिए। ठीक है ना, इतना टेम्परेचर आपको बिल्कुल चाहिए। अगला क्वेश्चन करते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द कलर ऑफ एलपीजी फ्लेम। व्हाट इज द कलर ऑफ एलपीजी फ्लेम। जो एलपीजी फ्लेम है उसका क्या कलर होता है ना। तो अब आप कभी घर में जाएं और ध्यान से देखें एलपीजी को बंद करके, तो आपको देखने को मिलेगा वो ब्लू कलर से क्या होती है, जलती है। जो फ्लेम होती है ब्लू कलर की होती है। तो इसका आंसर हम देख लेंगे कि ब्लू कलर में होता है ना। और क्वेश्चन करेंगे बच्चों, चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए, तो अभी हमने बात की कि एलपीजी फ्लेम किस कलर की होती है, तो हम देखते हैं कि वो ब्लू कलर की जलती है। आप घरों में अक्सर देख रहे होंगे कि वो आप जब उसको बंद करते हैं तो ब्लू कलर की फ्लेम आती है ना। अब हमने बात भी की थी कंबस्टिबल ये कंबशन चैप्टर में, कि जब आप फ्लेम की भी ना 3 कैटेगरी होती है ना, 3 कैटेगरी। तो ब्लू फ्लेम कब आती है, जब कोई भी सब्सटेंस का पूरा तरीके से कंबशन हो रहा हो, पूरी तरीके से अगर उसका कंबशन हो रहा हो तो हम बोलते हैं कि उसकी ब्लू फ्लेम आती है ना। जब आप देखते हैं जब गैस खत्म होने को एलपीजी सिलेंडर आपका खत्म हो रहा होता है, तो उस टाइम आप देखते हैं कि आपको रेड रेड कलर की फ्लेम आती है। तो रेड कलर की फ्लेम का क्या इंडिकेशन है कि जो आपका फ्यूल है उसका इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है। इनकम्प्लीट कंबशन इसलिए क्योंकि फ्यूल अब रहा ही नहीं, है ना, बहुत ही कम फ्यूल रहा, तो उसका इनकम्प्लीट कंबशन पे वो रेड कलर देता है। फिर एक और होता है कि जब जैसे आप अगरबत्ती या धूपबत्ती जलाते हैं तो वो तो बिल्कुल ना के बराबर कंबस्टिबल होती है। आप देखते हैं उसका जो कलर है वो कैसा आता है, ब्लैक आता है, सूटी फ्लेम आती है, ब्लैक ब्लैक कलर की फ्लेम आपके पास आती है, ब्लैक ब्लैक कलर की फ्लेम हमारे पास आती है। तो ये था मेनली इससे रिलेटेड, है ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि नेम एन आइडियल फ्यूल। नेम एन आइडियल फ्यूल। नेम एन आइडियल फ्यूल। आपको एक आइडियल फ्यूल बताना है कि आइडियल फ्यूल का क्या नाम है। आइडियल फ्यूल का क्या नाम है आपका, सीएनजी, है ना, सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये क्या है, सीएनजी की फुल फॉर्म है। तो ये काफी आइडियल फ्यूल है। आइडियल फ्यूल क्यों, एक तो ये पॉल्यूशन क्या करता है, कम क्रिएट करता है। अक्सर आपने देखा आजकल सीएनजी का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है एज कम्पेयर टू पेट्रोल। एक तो ये क्या है, एक तो कॉस्ट इफेक्टिव है, चीप है, सस्ता है। दूसरा जो पॉल्यूशन है उतना ज्यादा क्रिएट नहीं करता। इस वजह से सीएनजी क्या माना जाता है, एक आइडियल फ्यूल की कैटेगरी में हम इसको गिनते हैं। ठीक है ना। चलिए, अगला है विच पार्ट ऑफ फ्लेम
Question 14. Which part of flame? Which part of flame? Which part of flame does a goldsmith? Does a goldsmith blow for melting? Blow for melting gold and silver. गोल्ड एंड सिल्वर। आप देखते हैं, आप सुनार के पास जाएंगे तो वो गोल्ड और सिल्वर को मेल्ट करने के लिए कौन सी फ्लेम का इस्तेमाल करता है ना? तो कौन सी फ्लेम होती है? आउटर मोस्ट जो जोन होती है उसका इस्तेमाल करता है, ठीक है ना? आउटर मोस्ट जोन, कभी आप ध्यान से देखें तो आउटर मोस्ट जोन का वो इस्तेमाल कर रहा है। हमने 3 जोन के बारे में आपको बताया था। तो गोल्डस्मिथ क्या करता है? ब्लो करता है द आउटर मोस्ट जोन, आउटर मोस्ट जोन, ठीक है ना? आउटर मोस्ट जोन ऑफ अ फ्लेम फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक, चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट इज द यूनिट फॉर एक्सप्रेसिंग कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल? ठीक है, व्हाट इज द यूनिट, व्हाट इज द यूनिट फॉर एक्सप्रेसिंग, व्हाट इज द यूनिट फॉर एक्सप्रेसिंग calorific value of a fuel? Calorific value of a fuel, ठीक है। व्हाट इज द यूनिट फॉर एक्सप्रेसिंग कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल? कैलोरिफिक वैल्यू को एक्सप्रेस करने के लिए हम कौन सी यूनिट का इस्तेमाल करते हैं? जैसे आप टाइम को सेकंड में बताते हैं, डिस्टेंस को किलोमीटर में, है ना? तो कैलोरिफिक वैल्यू को हम किस यूनिट में बताते हैं? वो होती है आपकी किलोग्राम, किलो जूल्स पर किलोग्राम, पर किलोग्राम, ठीक है? किलो जूल्स पर किलोग्राम, जिसको आप किलो जूल पर किलोग्राम ऐसे केजी स्लैश किलो जूल्स केजी स्लैश केजी, केजी स्लैश केजी, है ना? इस तरीके से हम क्या करते हैं? इसका इस्तेमाल करते हैं। किलोग्राम पर किलो जूल्स पर किलोग्राम की फॉर्म में हम क्या करते हैं? अपनी जो कैलोरिफिक वैल्यू है उसको एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है ना? आई बात समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन 16। व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन? व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन? डिफॉरेस्टेशन क्या होता है ना? तो आपको पता है कि डिफॉरेस्टेशन क्या है, कि पेड़ों को काटने, जो पेड़ों को हम काटते हैं उसको हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। तो कटिंग डाउन ऑफ ट्री, द कटिंग डाउन ऑफ ट्री, कटिंग डाउन ऑफ ट्री, ठीक है, ऑन लार्ज स्केल, कटिंग डाउन ऑफ ट्री ऑन लार्ज स्केल इसको इज नोन एज डिफॉरेस्टेशन। उसको डिफॉरेस्टेशन कहते हैं जब आप पेड़ों को काट रहे हैं काफी ज्यादा मात्रा में, काफी ज्यादा। जैसे आप देखते हैं कि जब रोड वगैरह बनती है ना, तो हमें पेड़ वगैरह काटने पड़ते हैं और उसमें काफी तादाद में हम पेड़ों को काटते हैं। तो एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं? डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, है ना? तो डिफॉरेस्टेशन को आपको बताया था कि अलग अलग इसके डिसएडवांटेजेस है। सॉइल इरोजन होता है इससे, है ना? डिफॉरेस्टेशन सॉइल इरोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आप देखते हैं कि जो एनिमल्स हैं उनका जो मेन शेल्टर है वो छिन जाता है, तो फिर वो
आप अक्सर आपने देखा होगा ऋषिकेश वाले एरिया में आपको हाथी वगैरह देखने को मिलेंगे। तो एक्चुअल में वो उनका पहले घर था, ठीक है ना, उनका घर है। अब हमने वहाँ पे रोड वगैरह बना दिए तो वो उसी रास्ते से गुजरते हैं जहाँ पहले वो रहते थे। इस वजह से देखा जाता है कि एनिमल्स का भी क्या होता है, इंटरफेरेंस होता है टुवर्ड्स सिटीज, सॉइल इरोजन। तो कई सारे डिसएडवांटेजेस है डिफॉरेस्टेशन के। तो डिफॉरेस्टेशन का मतलब यही है कि पेड़ों को काटना भारी तादाद में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन 17। क्वेश्चन 17 है गिव एनी टू एग्जाम्पल ऑफ कार्बन फ्यूल। गिव एनी टू examples of carbon fuel। give any two examples of carbon fuels। कार्बन फ्यूल्स के दो एग्जांपल्स आपको बताने हैं। क्या है, तो कार्बन फ्यूल्स के दो एग्जांपल कौन कौन से हैं? एक तो कोल है ना, कोल इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कार्बन। कोल भी है और पेट्रोलियम भी है, दोनों क्या है, कार्बन फ्यूल्स की कैटेगरी में आते हैं, कोल एंड पेट्रोलियम। ये इसका आंसर हो जाएगा, कोल एंड पेट्रोलियम आर दी टू फ्यूल्स ऑफ कार्बन, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। what does magnesium burn to form? What does magnesium burn to form? What does magnesium burn to form, है ना। मैग्नीशियम जब जलता है तो क्या बनाता है, क्या क्या चीजें देता है मैग्नीशियम जब जलता है, ठीक है ना। तो जब मैग्नीशियम बर्न होता है तो मैग्नीशियम आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है और हीट और लाइट देता है, ठीक है ना। हम लिखेंगे मैग्नीशियम बर्न्स टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है, ठीक है, एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, हीट एंड लाइट, ठीक है। तो एक्चुअल में हुआ क्या कि आपके पास ये था मैग्नीशियम Mg, या आपने इसको O2 की फॉर्म में ऑक्सीजन से बर्न किया, है ना, एयर में जलाया, एयर से हमें ऑक्सीजन मिली, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया इसने, MgO बनाया, और साथ ही साथ हीट भी दी इसने और लाइट भी दी इसने, ठीक है ना। तो ये हुआ, इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 लगा देते हैं, 2 Mg 2 O, और यहाँ पे भी 2 लगाते हैं, तो बैलेंस रिएक्शन हो गई। रिएक्शन के बारे में हम क्लास 9th 10th में पढ़ेंगे, है ना, 10th में पढ़ेंगे कि रिएक्शंस को लिखी कैसे जाती है, होती क्या है। तो बेसिकली ये है कि मैग्नीशियम जब हम जलाते हैं तो इस तरीके से मैग्नीशियम ऑक्साइड और हीटोलाइट हमको मिलती है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास एक्सप्लेन हाउ water get boiled in a paper cup without burning it, in a paper cup, how explain how water get boiled in a paper cup without burning it, without burning it, है ना। हमने एक एक्टिविटी करी थी कि हमने एक पेपर कप लिया था, पेपर कप, है ना, ऐसा हमारे पास पेपर कप है सपोज। इस पेपर कप में हमने क्या डाला, वाटर डाला, और नीचे से इसको हमने बर्न करना स्टार्ट किया। तो हम देखते हैं कि पेपर बर्न नहीं होता, पेपर कंबसिबल सब्सटेंस से आग लगने पे जलेगा, लेकिन इसके अंदर पानी होने के कारण ये बर्न नहीं होता,
है ना। तो क्या रीजन था कि जब आप पेपर कप को जब आप हीट करते हो पेपर कप को, है ना, जिसके अंदर पानी है, तो हीट का क्या होती है, ट्रांसफर हो जाती है टू वाटर, पेपर कप से ट्रांसफर हो जाती है वाटर की तरफ। अब जो टेम्परेचर है वाटर का वो बढ़ता बढ़ता है, इंक्रीज करता है तब तक जब तक वो बॉइलिंग पॉइंट अटेन नहीं कर ले, है ना, और फिर वो आपका बॉयल होना स्टार्ट कर जाता है ना। तो इसी प्रोसेस के समय जो हीट है कॉन्टिन्यूसली वाटर को ट्रांसफर होती है, तो पेपर कप आपका इग्निशन टेम्परेचर अटेन नहीं कर पाता, इस वजह से वो जलता नहीं। तो मेन रीजन आपको बताया था, किसी भी चीज का कंबस्टिबल होने की हमने 3 चीजें पढ़ी थी। फ्यूल होना चाहिए, वो पहला, तो पेपर एक तरह का फ्यूल है, जलता है। दूसरा एयर होनी चाहिए, एयर भी मौजूद है। तीसरा आपका हीट होनी चाहिए, यानी इग्निशन टेम्परेचर से ज्यादा उसका टेम्परेचर होना चाहिए। तो इग्निशन टेम्परेचर को अटेन नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि सारी की सारी जो हीट है वो पेपर कप से थ्रू कहाँ ट्रांसफर हो रही है, वाटर के पास ट्रांसफर हो जा रही है पेपर कप से, जिस वजह से पेपर कप का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो उस टेम्परेचर तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, तो वो नहीं जल पा रहा है ना। तो बेसिकली ये आंसर है आपके पास। तो हम यही लिखेंगे आंसर में कि व्हेन we heat paper cup containing water the heat given to it is transferred to water from the paper cup ठीक। the temperature of water goes on increasing ठीक है, until it attain the boiling point and start boiling ठीक है। as during this process the heat is continuously transferred to water ठीक। the paper cup does not attain its ignition temperature ना। जब तक पेपर को अपना इग्निशन टेम्परेचर नहीं मिलेगा तब तक वो जलना स्टार्ट नहीं करेगा, इस वजह से वो आपका जलता नहीं। अगर खाली उसमें पानी नहीं होता तो फिर वो जल जाता। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने चैप्टर 6 कंबशन एंड फ्लेम के कुछ क्वेश्चंस किए। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आए होंगे, है ना, आपके एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।